तो कैसे रुकेगा महाविनाश? दुनिया के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, और आज का ही नहीं बल्कि जब तक इस सवाल का जवाब मिल नहीं जाता। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में ओखतिर्का के मेयर ने चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने रूस पर वैक्यूम बम दागने का आरोप लगाया है। वैक्यूम बम न्यूक्लियर बम के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसे रूस ने फादर ऑफ ऑल बम का भी नाम दिया है। सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाले रूस के पास सभी बमों का बाप है ये। फादर ऑफ ऑल बम दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, वैक्यूम बम। मैं सीधा न्यूज रूम का रुख कर रही हूं, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, क्या है ये वैक्यूम बम? कहां ये हमला किया गया और कितना नुकसान इससे संभव? संजीव। संजीव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजीव, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? जी जी, सुन पा रहा हूं आपको। संजीव, वैक्यूम बम, ये दावा किया गया है कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया, जिसको कि फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। क्या खबर है इसको लेकर के संजीव? क्या है ये वैक्यूम बम, कितना घातक? देखिए, अब तक के सबसे खतरनाक हमलों में कीव के उत्तर पूरब में कल एक हमला किया गया है रात्रि के मौके पर, और उस वक्त ये जो हमला हुआ उस पूरे इलाके को इसने अपने चपेट में लिया है। और कहा जा रहा है कि ये एक रेडार सेंटर था, मिलिट्री रेडार सेंटर, जहां पे ये हमला किया गया, और कहा जा रहा है कि यहाँ इसी बम से हमला किया गया है। लेकिन अभी तक जो कैजुअल्टीज़ हैं वो समझ नहीं आ रही हैं। कुछ बताया जा रहा है 70 का आंकड़ा आया है, कुछ और ज़्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन ये बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं वाइटल इंस्टॉलेशंस पर, ये बात सामने आ रही है। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो शुरुआत से रूस के निशाने पर रहे हैं, और वो बहुत प्रिसीजन के साथ उन इलाकों पर हमले करते हैं जहां से जवाबी कार्रवाई रशियंस के खिलाफ यूक्रेनी कर रहे हैं। तो ये हमला उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो एक एक कर ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इसलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुतिन वाकई क्या चाहते हैं, वैसा जैसा वो दिखा रहे हैं या फिर खाली पोस्चरिंग कर रहे हैं। अजय सर, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये रशिया कहता है कि नहीं, हम कब्जा नहीं करना चाहते यूक्रेन पर, हम तो वहां पर नरसंहार को रोक रहे हैं। दूसरी ओर ट्रायड को, न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट कर देते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करते हैं। अभी देखिए ये खबर भी सामने आ गई। क्या रशिया को समझना मुश्किल हो रहा है सर? नहीं, इसको ये बहुत सेट पैटर्न है, बहुत ही सेट पैटर्न है। पहली चीज जो आपने वैक्यूम बॉम्ब बोला है, इसको बोलते हैं फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स। एक्चुअली ये जो होते हैं फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव्स की, जब ये छोड़े जाते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है ये उसको खींच लेता है, और जिससे कि जो इसके नीचे का जो डैमेज है वो हवा में फटता है, जिससे कि नीचे डैमेज जो होता है वो पॉइंटेड होता है। तो ये ऐसे इंस्टॉलेशंस के उन्होंने रेडार स्टेशन पे किया है। तो रेडार से जो उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा था, तो उसको उन्होंने उड़ाया है। तो उससे, जैसा कि संजीव जी बता रहे हैं कि 70 आदमी की कैजुअल्टीज का खबर है, तो वो एक हो सकता सही हो। और ये बहुत ही जिसको कहते हैं लीथल बॉम्ब होता है। इस बॉम्ब की जो कैपेसिटी है वो करीब 44 TNT बॉम्ब्स के बराबर है। इसके मुकाबले में अमेरिका के पास भी एक बॉम्ब है जिसको बोलते हो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, और उसकी सिर्फ 11 TNT की बराबर है। तो मतलब उसका चौगुना ये बॉम्ब है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बोला कि जो न्यूक्लियर ट्रायड को उन्होंने एक्टिवेट किया है, तो ये जो है मेरा अपना मानना है एज एट दिस मोमेंट, हालांकि पुतिन के बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये जो है किसी दूसरे के खिलाफ, अमेरिका या नेटो के खिलाफ ये है कि तुम अगर तुमने यूक्रेन में घुसने की कोशिश की तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये एक मैसेज है। तीसरा जो आपने बोला कि यूएन में जो उन्होंने बोला है कि हम वहां नहीं कब्जा करना चाहते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। आज की तारीख में जैसी कि हालत चल रही है कि पहले तो उनको यूक्रेन को सब्जुगेट करना पड़ेगा, कि पहले तो उस पर जो उनके सीट ऑफ पावर है, जब तक देखिए उनकी गवर्नमेंट इफेक्टिव है आज की तारीख में यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की, तब तक उस पर आप कब्जा नहीं मान सकते हो। वो जो है उनका पहला जो टारगेट इस वक्त है कि किसी न किसी तरीके से वो ज़ेलेंस्की, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दो बीच में कोशिश की। पहले उन्होंने यूक्रेन की आर्मी को साधने की कोशिश की, कहा कि हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, ये नियो नाज़ीज हैं जो ये डैमेज कर रहे हैं, ये यूक्रेन का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो एक जो उनका एक मैसेज है कि हम कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वो ये बोल रहे हैं। आगे क्या होगा वो फ्यूचर बताएगा।
मेरा ख्याल है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि हाफ मेजर रहा है, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में क्यूबा में रशिया ने मिसाइल लगाने की कोशिश की थी, तो अमेरिका ने उसके अगेंस्ट बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट किया था। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अगर आप मैनेजमेंट की किताबों में देखोगे, ये एक है। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनके नेबरहुड में कोई जाए, तो कैसे चाहे? तो संजीव जी ने बोला कि उन्होंने कहा कि उनका लिमिटेड एम पूरा हो गया। लिमिटेड एम के साथ ही जब तक कि एक ऐसी रिजीम यूक्रेन में रहती है विच इज अपोज टू रशिया, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वो नहीं पूरा होता। तो इसलिए वो चाहेंगे कि जो यूक्रेन है वो न्यूट्रल रहे। आज की तारीख में जो वहां की गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है। तो ये चीज, इसकी वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी अजय, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, ये रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। कल पुतिन ने ये भी कहा, संजय सर, पुतिन ने ये भी कहा कि नेगोशिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर रिजल्ट हमें क्या हासिल हो रहे हैं। बिल्कुल आशा जी, ये तो रशिया ने पहले दिन से क्लियर किया हुआ है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर सरकार बदली करना, क्योंकि वो नेटो में मिलना चाह रहे हैं। और ये बार बार, जैसे भी आपने बताया था कि रशिया इसको अपनी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी मानता है, कि रशिया ये नहीं चाहता है कि जिस प्रकार से उसकी नेटो के द्वारा घेराबंदी हो रही हो, उसकी सीमा पर अगर मिसाइल लग जाएंगे, उनके सर्विलेंस सिस्टम लग जाएंगे, नेटो के एयरक्राफ्ट हवाई जहाज आ जाएंगे, तो रशिया की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई डेप्थ नहीं बच जाता, सीधा ही वो फिर रशिया के ऊपर ही अगर हमला होता है। तो ये चीज को देखते हुए वो बहुत इस चीज को रेड लाइन ड्रॉ किया, और उनका बातचीत अगर में होगा भी तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए कि वहां पर नेटो की मेंबरशिप ना हो और क्रीमिया को एक्सेप्टेड किया जाए। तो ये चीज, वो चाहे बातचीत से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तैयार है कि बातचीत से नहीं होता तो हम जंग कर रहे हैं, जंग के लिए तैयार है, और यहाँ की सरकार को बदली करेंगे जो दूसरी सरकार। संजीव जैसा कह रहे थे सोई सर कि ये तो वैसे भी नहीं अचीव होना कि नेटो का सदस्य बन जाए यूक्रेन, ये तो वैसे भी नहीं होना। तो क्या ये रशिया आगे की सोच कर रहा है? जब नहीं ही होना तो क्या ये आगे की सोच कर रहा है? नहीं, ऐसा है कि क्योंकि ये देश तो अलग हो गया अभी, डोनबास वगैरह वगैरह, वो जैसे क्रीमिया को इन्होंने अलग किया था, फिर ये अभी डोनबास इलाका अलग हो गया। ये सब चीज को देखते हुए उन्होंने उसको आजाद घोषित कर दिया है। उनके विदेश मंत्री बन गए, जिनके साथ रशिया के विदेश मंत्री की मीटिंग हो चुकी है। तो ये नेटो एक्सेप्ट कर सकता है, नेटो कहता ठीक है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये टेक्निकल चीजें जो है, जैसे कि अगर अमेरिका ने पहले बोला था कि भारत के खिलाफ काटसा में प्रतिबंध लगाएंगे जब भारत S-400 ले रहा था, लेकिन उनका एक स्पेशल प्रोविजन में ये छोड़ दिया जाता। तो ये सब चीज भी हो सकती है कि अगर अपना स्ट्रेटेजिक और बड़ा उद्देश्य को देखते हुए वो ये सब टेक्निकल चीजों को नजरअंदाज कर दे। बिल्कुल अजय सर, आप पॉइंट रखना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आशा जी आपको बताया था कि जब तक यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट रहेगी जो कि एंटी रशियन है, तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आज नहीं कल, जैसा कि उनको जो कमिटमेंट आ रहे हैं वो अगर आते रहे तो यूक्रेन आज नहीं कल। लेकिन इसमें दो तीन चीजें आप बहुत गौर करो। जल्दी एक स्लाविक कंट्री है, एक स्लाविक कंट्री है जिसमें कि ईस्टर्न पोर्शन जितना उसका है वो पूरा का पूरा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च वाला है, वेस्ट वाला वो कैथलिक है, वो उनके साथ जाना चाहते हैं। तो रशिया एक ऐसी रिजीम चाहता है जो कि पूरी तरह न्यूट्रल रहे। 1955 में ऑस्ट्रिया ऐसे ही न्यूट्रल हुआ था, तब से वहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज की तारीख फिर यानी कि संजीव, मैं आखिर में आपको जोड़ना चाहती हूँ संजीव, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा है संजीव, यानी कि सीधा सीधा अगर इस पूरी समस्या का हल किसी के पास है तो खुद ज़ेलेंस्की है, या फिर यूं कह लें कि ज़ेलेंस्की के जो पोस्चरिंग है, ज़ेलेंस्की की जो एक प्रो वेस्ट अपना इमेज उन्होंने बना रखा है, उसमें वो अब तब्दीली नहीं ला सकते हैं, तो शायद उनके पास भी नहीं है। वेस्ट को एड्रेस करना पड़ेगा रशिया का
लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न, और वो ये कि हमारी सीमाओं पर अगर नेटो फोर्सेज आ जाती हैं तो क्या ये अच्छा होगा। ये उसी प्रकार आप सोच लीजिए, जैसे कि वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम मेक्सिको की सीमा के ऊपर अपने मिसाइल तैनात कर देते हैं तो अमेरिका को अच्छा लगेगा, या क्लोजर हो हम सोच लें कि हमारे सीमा पर नेपाल में अगर मिसाइल तैनात कर देता है चाइना तो क्या हमें अच्छा लगेगा। ये एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है, और जब तक इसे एड्रेस नहीं किया जाता है तब तक लड़ाई जो है वो चलती रहेगी और बातचीत भी चलती रहेगी और हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहेंगे। लेकिन क्या करते हैं पुतिन, क्या करता है रशिया, इस पर नजर रहने वाली है। अपडेट्स लगातार पहुंचाते भी रहेंगे अपने दर्शकों तक। सर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।